प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 में विषय सामाजिक ज्ञान में अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान का अध्ययन करेंगे। भारत एक विशाल देश था। इस देश में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। आप चित्र के माध्यम देख सकते हैं। लगभग 800 वर्ष पहले तुर्क शासन दिल्ली पर अपना शासन किया। इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम दिल्ली के प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला वंश है ममलूक वंश। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इन प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे। और एक अन्य वंश है खिलजी वंश, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भारत देश है। भारत देश विशाल देश था और विभिन्न राजवंशों ने आक्रमण करके इसकी अथाह धन संपदा को लूटने का प्रयास किया था। आप देख सकते हैं विभिन्न राजवंशों के चित्र के माध्यम से। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, भारत में दिल्ली सल्तनत, इसमें उत्तरी क्षेत्र था दिल्ली, जो दिल्ली का भारत का हृदय कहलाता था और आज वर्तमान समय में भी भारत देश की राजधानी दिल्ली है। तो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं ममलूक वंश की। ममलूक वंश अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम वंश, गुलामी से मुक्त माता पिता की संतान। इसका हम ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले शासक आता है मोहम्मद गोरी। गोरी के बारे में बता सकते हैं। देखिए, तराइन का युद्ध होता है। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी विजय होता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए वो अपने योग्य जो गुलाम थे उनको इन प्रदेशों की सत्ता सौंप कर अपने मुल्क लौट जाता है। और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सत्ता को संभालता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। और बाद में दिल्ली और अजमेर में कई मस्जिदों का निर्माण करता है और एक प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार का भी निर्माण कराता है, जिसको पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु चौगन पोलो खेल में हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी एक योग्य शासक था और उस शासन में जब सत्ता संभाली तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के सामने कारण उसने एक 40 दलों का समूह, अपने 40 दासों को मिला के समूह बनाता है। इसे तुर्गे चलगानी कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार दिल्ली को, जो दिल्ली सत्ता थी, उसको राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था जो दिल्ली को देश की राजधानी बनाया। उसके समय चंगेज खान का आक्रमण होता है, लेकिन अपने आप को वो संभालता है और शासन सत्ता को संभालता है। और शासन का वैधानिक अधिकार, ये जो शासक था इल्तुतमिश, इसने शासन का वैधानिक अधिकार खलीफा से प्राप्त किया था। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुखसुद्दीन बैठता है गद्दी पर, लेकिन वो जन विरोध के कारण और योग्य नहीं होने के कारण अपने शासन सत्ता को संभाल नहीं पाता। उसके बाद जो शासिका बनती है वो होती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी। उसने लगभग दिल्ली सल्तनत का 4 वर्ष तक पूर्ण सफल संचालन किया था। हालांकि उसको खलीफा और सामंतों का विद्रोह झेलने पड़ा, लेकिन निडर रजिया ने अपने शासन का सफलतापूर्वक संचालन किया। ठीक है। उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने दुश्मनों के दमन हेतु लोहा और रक्त की नीति का संचालन किया और अपने दुश्मनों को दमन करते हुए सफल शासन की संचालन किया। और उसने अपने शासन सत्ता में एक उत्सव बनाया था। जैसे 2 प्रथाएं बता सकते हैं अपन। एक नौरोज उत्सव, ईरानी उत्सव नौरोज बनाया था, और एक सजदा प्रथा प्रारंभ किया, जो भी दरबार में आता लेट कर प्रणाम करता था। उसके बाद जो शासक बनता है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में देख सकते हैं फिरोज खिलजी, उसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश में ही अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक था। उसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके कई महत्वपूर्ण सुधार हैं
जिसमें बाजार व्यवस्था सुधार है, सैनिकों को नगद वेतन है और सैनिकों की व्यवस्थित प्रणाली जो व्यवस्था की थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम उल्लेखनीय है। उसने गुजरात, मालवा को विजय करते हुए दक्षिण भारत को विजय करने का प्रयास किया था और कुतुब मीनार के पास ही एक अलई दरवाजे का निर्माण किया जो उसके शासन की प्रतिष्ठा का सूचक है। आप इस चार्ट के माध्यम से अगला देख सकते हैं, दिल्ली के विभिन्न शासकों के कालखंड दे रखे हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, आज इस अध्याय में हमने दिल्ली के प्रमुख शासक, जिसमें हम देख सकते हैं मुगलक वंश, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और खिलजी वंश की चर्चा की, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, इस वीडियो को मैं अपन अध्ययन किया, इस अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और इसके बाद चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, सल्तनतकालीन मस्जिदें, सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था, कृषि व्यवस्था। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली के सुल्तान पाठ का अगला अध्याय भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले भाग में हमने दिल्ली सल्तनत के मुगलक वंश के बारे में पढ़ा और खिलजी वंश की चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम अन्य वंशों का अध्ययन करेंगे, जिसके नाम हैं तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के विस्तार की चर्चा करेंगे और सल्तनतकालीन मस्जिदें, सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था और कृषि व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम तुगलक वंश से प्रारंभ करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। उसके बाद 5 वर्षों बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गिद्दी बैठता है। ये एक कुशल और समृद्ध शासक था और 2.5 दशक तक इसने शासन किया था। अब इसके कार्य क्या थे? ये दक्षिण भारत पर राज्य पर अपना दबदबा कायम सफल रहा था। 1326 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया और सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया। अपने साम्राज्य सांकेतिक मुद्रा थी, उसका प्रारंभ किया। उसके शासनकाल में मुर्तन यात्री उफुद्दीन भारत आया, जिसे उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में हरी और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला जो शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली गिद्दी पे बैठा और इसके कार्यों में सर्वप्रथम उसने सिंचाई कर वसूलना प्रारंभ किया। उसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर शहर को बसाया, जौनपुर शहरों को बसाया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अगले वंश था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। इसे अमीर तूमर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था और इसने खिलजी खान ने दिल्ली के जो वास्तविक सुल्तान था दौलत खान को पराजित करके दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। वे लोक कल्याण की नीति और उच्च कोटि के प्रशासन के लिए जनता के बीच प्रसिद्ध था। वो प्रजा में काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय था। ठीक है। अगला वंश आता है लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली के लोदी वंश की दिल्ली का जो लोदी वंश था उसका 1451 में बेल्हान लोदी ने लोदी वंश के प्रथम नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। उसका अधिकांश समय विद्रोह के दमन में बीता। 38 वर्षों तक उसने शासन किया और रेहान लोदी ने जो 38 वर्ष शासन किया, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुए उसमें सबसे अधिक उसका था। इसके बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। 1489 में दिल्ली की कमान सिकंदर लोदी ने संभाली। उसका मूल नाम निजाम खान था। उसने सीमा विस्तार के साथ साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसने सिकंदर लोदी महत्वपूर्ण कार्य
आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसने 1526 में, आप देख सकते हैं इतिहास में घटना है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसमें बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर एक वंश की स्थापना करता, मुग़ल वंश। इस मुग़ल साम्राज्य की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के विस्तार की। दिल्ली सल्तनत का शासन समय पर दिल्ली सल्तनत के शासक समय समय पर अपनी सीमा विस्तार का प्रयास करते थे, जिसमें सभी सल्तनतकालीन शासकों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। सबसे पहले अपन देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए बंगाल, बिहार और ग्वालियर तक अपने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार का। हालांकि उस समय विस्तार और सीमा विस्तार करना कठिन कार्य था, क्योंकि कठिन इसलिए था कि दिल्ली का प्रशासन और बंगाल और सिंध दोनों प्रांतों पर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि उसके शासक बगावत कर देते थे, कभी कभी युद्ध हो जाता और कभी खराब मौसम के चलते कई बार इन प्रांतों से शासक का संपर्क नहीं हो पाता था। और दूसरी तरफ स्थिति ऐसी थी कि अफ़गानिस्तान से लगातार हमले होने के कारण इन प्रांतों पर नियंत्रण कर पाना दिल्ली शासकों का लिए मुश्किल भरा कार्य था। इसके बाद देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन की दिल्ली विस्तार में, सीमा विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने औरंगजेब विभाग की स्थापना की, जो सेना के लिए बनाया गया विभाग था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सीमा विस्तार में काफ़ी सफल रहा। उसने अपना शासन दक्षिण भारत तक ले जाने में सफल रहा। अब आइए हम चर्चा करते हैं सल्तनतकालीन मस्जिदों के विषय में। दिल्ली की समय जो मस्जिद थी, मस्जिद अपन उसको कह सकते हैं जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। ठीक है, दिल्ली की मस्जिद है, प्रसिद्ध मस्जिद देख सकते हैं अपन, जामा मस्जिद, जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते थे। दिल्ली की सुल्तानकालीन मस्जिदों में अपन देख सकते हैं। अब मस्जिद क्या है? मस्जिद अपन देख सकते हैं कि जहाँ वो अपनी पीर पैगंबर की आराधना करते हैं। भारत में नमाज पढ़ते समय मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अब मक्का क्या है? मक्का उनके मोहम्मद पैगंबर की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और ये स्थान भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है और इस दिशा को काबिल के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, अगली मस्जिद है बेगमपुरी मस्जिद। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी दिल्ली के उपलक्ष्य में इसे बनाया था। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के मंत्री ने उसके शासनकाल में इसका निर्माण किया था। अब आता है कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद और इसकी मीनारें। इसकी मीनार इल्तुतमिश और औरंगजेब खिलजी शासकों ने इसके मीनारे और ये बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, शासन व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि साम्राज्य विस्तार अधिक था। फिर भी अपन देख सकते हैं कि इल्तुतमिश इसने अपने सामंत और जमींदारों को हटाकर उनके स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया, ताकि प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकें। ठीक है, अब आती दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था के अन्य अधिकारी। सल्तनत का अन्य अधिकारी देख सकते हैं, आमिल, सिकदार, मुसफ़िर, आमीन, मुखिया, मुकदमे, साहिब दीवानी, राजस्व अधिकारी। इस प्रकार अन्य कई अधिकारी थे जो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था में जो प्रमुख न्यायाधीश था वो सुल्तान खुद होता था, जो इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करता था, और उसके कार्य के संपादन करने के लिए एक अन्य था दीवान काजी। वो भी सुल्तान की न्याय व्यवस्था कार्य में मदद करता था। एक अन्य विभाग था दीवान मुलजिम सरकारी कर्मचारी जो राजा महाराजा अधीन थे, उनके अपराध को सुनवाई आदि के कार्य के करता था, और न्याय का संपादन राजा के मुख्य अंतिम अपील अधिकारी था। तो
और सल्तनतकालीन कृषि व्यवस्था। सल्तनतकालीन कृषि व्यवस्था हम देख सकते हैं कि सल्तनतकालीन कृषि व्यवस्था उन्नत स्थिति में थी और उस समय कृषि का उपज अधिक था और कृषि का कर भी दिया जाता था। इस प्रकार अपन देख सकते हैं सल्तनतकालीन कृषि व्यवस्था में ज़मीनों का बंटवारा हो रखा था। ज़मीनों का वर्गीकरण में 3 प्रकार की ज़मीन थी। इक्ता ज़मीन जो आम नागरिकों और उनको अधिकारी को दी जाती थी। खालसा ज़मीन राजा महाराजाओं के नियंत्रण में रहती थी और ईमान ज़मीन जो थी वो धार्मिक संस्थान और संस्थाओं को दी जाती थी। जो भी उनकी उपज होता वो इनके हिस्से में जाता था। तो इस प्रकार भैयाओं आज हमने इस वीडियो में अध्ययन किया तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत के विस्तार की चर्चा की। दिल्ली सल्तनतकालीन मस्जिदों की व्यवस्था अपन देखी और सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था की अपन ने चर्चा की और कृषि व्यवस्था की चर्चा की। आशा है इस वीडियो में आपको सभी बिंदु अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।